मैं बोलता हूँ कि अभी भी अगर ब्लंट नहीं बोले तो प्रकृति तो बेरहम है, वो तो ब्लंटली कर रही है। तोता घाटी पे भी काफी अच्छा आपने एक रिसर्च पेपर उसमें दिया है, आपकी स्टडी बहुत जबरदस्त है। केवल 8,000 किलोमीटर सड़क थी उत्तराखंड में, आज 50,000 किलोमीटर पहुंच गया है मामला। इसीलिए जैसे सड़कों में तेजी आई, उसके बाद लगातार फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़, नदी नालों में आड़ में भयंकर वृद्धि हुई। कि उत्तराखंड में तो तबाही बढ़ने के पिछले 25 साल में कई कारण हैं, लेकिन हिमाचल में सबसे बड़ा कारण रोड है। अगर मैं कहूँ कि ऑल वेदर रोड या जो हमारा रेल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनसे जो टनल्स बन रही हैं, क्या इनका सीधा सीधा इम्पैक्ट है इन चीजों पे और कैसे है? ग्लेशियर क्या होता है कि वो मिट्टी, पत्थर और बर्फ का टीला होता है, वो केवल बर्फ नहीं होता। हिमालयन जो है वो अभी डेवलपिंग माउंटेन रेंज है, पूरा डेवलप नहीं हुआ। दूसरा यहाँ का फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, बहुत ज़्यादा मतलब लैंडस्लाइड प्रोन हमारा जो है ये पूरा एरिया आता है। तो क्या हमारे नीति नियंताओं को ये सब नहीं पता? पहले बारिश अगर 120 दिन में होती थी पूरे साल भर में, अब 100 दिन में होती। इसलिए अब आप प्रतिवर्ष बरसात में यहाँ हाहाकार। तो आप बड़े अच्छे से परिचित होंगे, हमारे यहाँ एक पैच है 10 किलोमीटर का जो कि लारडांग से चिल्लर खाल के बीच पड़ता है। वहाँ पर रोड नहीं बन पा रही है पिछले कितने सालों से। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल और स्वागत है आप सभी का द डीएमडी शो पॉडकास्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल उत्तराखंड जो हमारा है, और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे ये हिमालयी राज्य हैं, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक आपदाग्रस्त हमारे राज्य हुए पड़े हैं और उत्तराखंड की स्थिति तो बहुत ही दयनीय मैं कह सकती हूँ। सबकी जुबान पर अलग अलग कारण हैं और अलग अलग राय हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से क्या कारण है, कहाँ हम चूक गए हैं और क्या हम लोगों को करना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर आज हमारे साथ उत्तराखंड के एक सीनियर जियोलॉजिस्ट हैं। उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत में उनका नाम है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स उनके हैं और जियोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनकी कि आज हमें वाकई ज़रूरत है। हमारे नीति नियंताओं को भी उनसे सुनना चाहिए और उनसे बातें करके ही कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। तो स्वागत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सती जी का और जानते हैं उनसे इन सारी आपदाओं के क्या कारण है। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो सर जैसा कि आप उत्तराखंड से भी हैं और आजकल हम देख रहे हैं उत्तराखंड की स्थिति, धराली फिर थराली और अभी छेनागाड़ जो बसुकेदार में, तो क्लाउड ब्रस्टिंग से लेके लैंडस्लाइड से लेके ये जितनी भी आपदाएं हैं सर, मूल में क्या है इनके? 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी शुरुआत में। एक बात तो ये है कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा पहाड़ है। जी बिल्कुल। दूसरा ये है कि यहाँ हिमालय अभी उठने की प्रक्रिया में है, अभी भी हिमालय का बनना अभी रुका नहीं है, हाँ जी। हिमालय उठ रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमालय नहीं होता तो दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं होता। तो दक्षिण पश्चिम मानसून उठना और हिमालय से टकराकर यहाँ बारिश करना, ये जून से लेकर और सितंबर तक ये सामान्य प्रक्रिया है। यहाँ कई ग्लेशियर्स हैं, कई घाटियां हैं। इसकी वजह से मौसम की ऐसी प्रवृत्ति बनती है, जब मानसून का पीरियड रहता है कि उस समय मानसून कहीं अरेस्ट होता है, कहीं इन घाटियों में अरेस्ट होता है, लॉक हो जाता है। उसकी वजह से कहीं-कहीं अतिवृष्टि होती है। अतिवृष्टि की घटना को लोग सामान्यतः बादल फटना बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। लेकिन क्लाउड बर्स्ट एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, हम इसको अतिवृष्टि से काम चलाते हैं। अतिवृष्टि की घटनाएं सामान्य घटनाएं अतीत में भी आई हैं, 1978 में भी आई हैं, उससे पहले भी 1893 में भी आई है, उससे पहले भी 1977 में आई है, 1998 में आई है, 1997 में आई है। ये लगातार मैं कई घटनाएं बताऊंगा तो ये सीरीज में आती रही। अब स्थिति ये है कि पिछले 20-25 साल में ऑब्जर्व ये किया जा रहा है कि इन घटनाओं के आकार और इनकी आवृत्ति, इन दोनों में वृद्धि बारंबारता बढ़ रही है और उनका आकार बढ़ रहा, उनसे होने वाली हानियों का कारण हानियों का दायरा बढ़ रहा है और ये असल में ये चिंता का विषय है। अब इसके क्या कारण है? इसके कारण दो चीजें हैं। एक तो प्राकृतिक स्तर पर भी बदलाव आ रहे हैं। आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आप पर्यावरण विज्ञान की छात्रा हैं, आपको ये भली भांति पता होगा। उसका कारण ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा विशेषतः अब एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। गर्मी के बढ़ने के से मौसम में अप्रत्याशित और अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं। अब पहले हिमालय के केस में अगर जहाँ हम देखें तो पूरे विश्व में ये मतलब सारे वैज्ञानिक लगभग इसमें उनका मत ऐक्य है कि विश्व के अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष हिमालय में
गर्मी का प्रभाव और तेजी से बढ़ रहा है। गर्मी दुगनी गति से बढ़ रही है। कई रिसर्चेज ऐसी आई हैं कि जो जैसे विश्व में ये आया है कि 1.16 डिग्री प्रति दशक टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन हिमालय में 0.32 डिग्री 32 दुगनी गति से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ने का सीधे लीनियर इफेक्ट नहीं होता है कि एक चीज बढ़ी तो उसका ये परिणाम, उसके कई जगह कई डायमेंशंस उसके ऐसे हैं जो उस पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे बारिशें जहाँ पहले नहीं होती थी, कम होती थी, वहां तब बारिशें ज्यादा होने लग गई। जहां बारिशें कम होती थी, जहां बारिशें ज्यादा होती थी, वहां अब उतनी बारिशें नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है, जब बारिशें होनी चाहिए थी, जैसे 2013 की आपदा है, 2013 में जून में इस क्षेत्र में 20, 22, 25 तारीख तक मानसून आता है, लेकिन वो 16-17 को हो गया पहले ही। बिल्कुल 2023 में कुमाऊं में अक्टूबर में, 2023 में अक्टूबर में 2022 में अक्टूबर में, 2010 में सितंबर लास्ट वीक में। तो ये इसको कहते हैं स्पाशियल और टेम्पोरल चेंज देखा गया है। बिल्कुल जहां नहीं होना चाहिए था वहां हो रहा है, जहां होना चाहिए था वहां नहीं हो रहा है, जब होना चाहिए था तब नहीं हो रहा है, जब नहीं होना चाहिए था तब हो रहा है। ये पूरे हिमालय पर्यंत, ये पूरे विश्व में ये देखा जा रहा है, पर हिमालय में ज्यादा ही है। एक तीसरी बात भी हो रही है। तीसरी बात ये हो रही है कि पूरे साल भर का अगर आप बारिश का बजट देखें तो उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ। उतना ही है, एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ रेनी डेज कम हो जा रहे हैं। पहले बारिश अगर 120 दिन में होती थी पूरे पूरे साल भर में, अब 100 ही दिन में हो रही है। तो 100 सेंटीमीटर बारिश जो 120 दिन में होती थी, अब 100 ही दिन में हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतिवृष्टि की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसलिए अब आप हर प्रतिवर्ष बरसात में यहाँ हाहाकार देखोगे। एक और इम्पोर्टेंट बात हो रही है, शुरुआती में इन चीजों को क्लियर कर लेते हैं। प्राकृतिक चीजें जो है, मानव की जनित, हम आगे बात करेंगे। एक और बदलाव आ रहा है। हिमालय में 2 तरह से बारिश होती है, उत्तर भारत में 2 तरह से बारिश होती है। एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का। दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मियों में आता है, ये यहाँ जून से सक्रिय रहता है, सितंबर के फर्स्ट वीक में चले जाता है। ठीक। दूसरी बारिश आती है जब पश्चिम से, यूरोप से हवाएं उठती हैं, मेडिटेरेनियन सी से वो आर्द्रता लेती हैं, हिमालय की तरफ को पैरेलल आती हैं और हिमालय में उसकी बारिश करती हैं। ये मुख्यतः ये वाली बारिश, जो बाद वाली बारिश है, ये पश्चिमी विक्षोभ के बाद विक्षोभ की बारिश ये जाड़ों में होती है। गर्मियों में बहुत रेयर होता है था कि पश्चिमी विक्षोभ गर्मियों में सक्रिय हो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब पिछले एक स्टडी अभी आई है कि पिछले 20 साल में जो गर्मियों में पश्चिमी विक्षोभ की घटनाओं में उससे पहले के 20 साल से दुगनी हो गई है वो घटनाएं। तो पिछले 20 साल में पश्चिमी विक्षोभ की गर्मियों में होने वाली घटनाएं दुगनी हो गई है। और ये देखा गया है, जब जब पश्चिमी विक्षोभ मानसून के पीरियड में आता है, तो मानसून और पश्चिमी विक्षोभ का जब जब इमलान होता है, तब तक ज्यादा भयंकर तबाही होती है। 2013 की केदारनाथ आपदा यही हुआ, 2021 में 2021-22 में कुमाऊं में यही हुआ, 2023 में और 2022 में और 2023 में हिमाचल में यही हुआ, 2024 में यही हुआ, 2024 में सिक्किम में यही हुआ। जब जब इन 2 मॉइस्चर सिस्टम का एक साथ दोस्ती हो रही है, तब तक भयानक तबाही हो रही है। ये सारी दो मिलकर कंबाइंडली दिख रहा है। हाँ, कंबाइंडली इसलिए हो रहा है कि 2 मॉइस्चर जुड़ रहे हैं, 2 पानी आ जा रहे हैं। बिल्कुल तो एक बाल्टी पानी थी, एक बाल्टी दूसरी आ गई, तो 2 बाल्टियों ने तबाही कर दी। तो इसलिए तबाही का डायमेंशन, उनकी बारंबारता, ये सब चीजें बढ़ रही है। तो जैसे कि हम इस पे अब अगर आगे चलें, जैसे आप बता रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ हमारा है और जो साउथ वेस्ट वाला जो हमारा मानसून है, तो ये जो धराली हुआ था पहले 5 अगस्त को जो हमारा धराली हुआ, उसमें एकदम से जो मैसिव जो आया, एकदम से लैंडस्लाइड भी आया, साथ में क्लाउड बर्स्टिंग का उसको नाम दिया गया, उसके कुछ बताया भी गया कि ऊपर। तो अब इनके जो है ये क्या टोटली प्राकृतिक ही कारण है? ये तो अतिवृष्टि भी नहीं थी। कराली में जो हुआ, ये बोला तो गया क्लाउड बस्ट तो लोग अब किसी में भी बाढ़ आए तो आप बोलेंगे ऐसा है नहीं। जो वहां डाटा आया वो ये आया कि बहुत मॉडरेट रेनफॉल थी, जो अब हर जगह एक ही तरह की बाढ़ नहीं आ रही है। हुआ क्या है कि पहाड़ों में पहले जब ग्लेशियर ज्यादा थे, तो ग्लेशियर क्या होता है कि वो मिट्टी, पत्थर और बर्फ का टीला होता है, वो केवल बर्फ नहीं होती, बिल्कुल, उसमें मिक्स्ड होता है। अब जब गर्मी बढ़ी
तो बर्फ पिघल गई, वो मलबा वही पड़ा हुआ है घाटियों में। अगर इस तरह की जैसे कि दराली के केस में हुआ, उस समय बारिश बहुत तेज़ आई, बहुत लंबे समय तक आई और उस बारिश ने जो वो लूज़ मलबा पड़ा था, उसको पानी से लबालब संतृप्त कर दिया, सैचुरेट कर दिया। सैचुरेट कर दिया तो जैसे नहीं होते पहाड़ में जैसे मिट्टी का टीला है, तो मिट्टी के टीले में पानी ज़्यादा पानी बहुत देर तक भीगता रहा तो उसके पास रलने लग जाता, रल वाली में उसको रलकना कहते हैं। तो क्यों पूरा प्रेशर रिलीज़ करता है, तो इस तरह से नीचे टूट कर नीचे आ गया वो, ग्लेशियर का मलबा। इसलिए वो नीचे की जैसे ही उसका वो थ्रेशोल्ड उसने तब तक रोकने की क्षमता जब तक थी तब तक रोका, उसके बाद वो नीचे आ गया एब्रप्ट। और ये एक बार नहीं हुआ वहाँ, 2-3 बार हुआ। आपका दूसरा प्रश्न कि इसमें मानव कितना ज़िम्मेदार है? जो धराली की खीर गार्ड है, वो खीर गार्ड है वो। और इसमें उसको खीर इसलिए बोलते हैं व्हाइट, पानी खीर माने व्हाइट, एकदम। सफ़ेद मतलब लगातार ग्लेशियरों से उसमें इस तरह के मलबे का पानी सफ़ेद दूधिया पानी आता रहता था। आप वहाँ जो बस्ती बसी, जो पुराना धराली है उसमें कुछ नहीं हुआ। धराली गाँव है जो कुछ में नहीं हुआ। जो ऊपर है। हाँ, जो ये उनका कमर्शियल सेटलमेंट्स बनाया था, जिसमें मुख्यतः होटल्स थे या किराए लेने के लिए घर-वर बना रखे थे, वो टूटे। वो खीर गाड़ के किनारे पे नहीं बनाए थे। खीर गाड़ के पुराने मलबे पे बनाए थे, खीर गाड़ के रास्ते पे बना रखे थे। उसमें था कि 1978 में भी एक बार वहाँ पर आई थी और वो सब 78 में भी आया था, उसके बाद 2013 में भी आया, 2020 में भी आया। सीधे की जगह वो उसने अब वो ऐसा होता है ना कि चल पहले रखा। नहीं चेंज इसलिए नहीं, उस समय तो सीधा ही आया वो। उस समय सीधा था। सीधा आया, सीधे के बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे जब पानी लीन पीरियड में होता है, तो वो फिर वो सीधा नहीं जाता, उसकी इतनी ताकत नहीं होती सीधा फाड़ दे। फिर वो धीरे-धीरे मुड़ के उसने वहाँ पे बनने पर था वो मलबा उसी का। अब वो जहाँ पे वो मलबा था और उसने अपना रुख नाले ने थोड़ा अपना रुख बदल दिया। उन्होंने वहाँ पे बड़े-बड़े 5-5 3-3 4-4 हाँ, 4 मकान बना दिए। 4-4 मंजिल तो के भी होंगे। ये मैं 2023 का मैंने एक फ़ोटो भी डाला था कि मैंने कहा वहाँ पर से धराली से वो मकुआ से हम खड़े थे वहाँ पे मेरे गुरुजी नवीन जुयाल जी, उन्होंने कहा यार सती ये टाइम बॉम्ब पे बसा हुआ है, पता नहीं मैंने किस दिन। देखा था आपका वो पोस्ट, आपने डाला है। हाँ, तो उन्होंने कहा था ये हमारा जब डिस्कशन हो रहा था हमने कहा यार ये रिपीटेड हो रहा है, और ये नाले में फँसा रखा है, इतने बड़े होटल बनाने क्यों दे रहे होंगे? यही बात थराली में हुई, थराली में भी रिपीटेड हिस्ट्री है। और जो चेपड़ियों गाँव जो है, चेपड़ियों गाँव में जो बरस वो हुई, उस नाले का अगर पूरा उसकी आकार की देखो आप, तो ऐसा लगता है कि धराली की पुनरावृत्ति है, धराली। इसी तरह का सारा मंज़र मनाली में, कुल्लू मनाली में, मंडी में, पहलगाँव में, जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ में रामबन में, हैं, किश्तवाड़ में, यहाँ सब जगह ऐसा ही हो रहा है, जहाँ ये प्राकृतिक असामान्यताएँ हैं, घटनाएँ हो रही हैं। लेकिन ये आपदाएँ नहीं हैं। मानव बीच में आ जा रहा है ये इसलिए आपदा बन जा रही है। प्राकृतिक घटनाओं को आपदा में कन्वर्ट करने का 99% काम मानव खुद कर रहा है। हमारे विकास की तथाकथित वो मॉडल कर रहा है, जिसमें हम ये चीज़ों की अनदेखी कर रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई भी थोड़ा भी इस क्षेत्र के मिजाज को जानता है, इस क्षेत्र की परिस्थितियों को जानता है, वो ज़रूर इस बात को समझता है कि भई ये कभी ना आज मैंने कहा था उस दिन कि ना धराली वालों ने उन्होंने पोस्ट मेरे को पूछा था, मैंने कहा आज धराली है, कल थराली है, और परसों मनाली है। थराली हो गया था। हाँ, तो थराली हो गया, मनाली हो गया। सीधी-सीधी बात है। तो ये कहने का मतलब ये राइम जैसी बात नहीं है, हुँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप जिस कस्बे का नाम लो, आप आज मैं अगर घनसाली का नाम लूँगा, पता चला 1 हफ्ते बाद वहाँ भी हो गया। घनसाली की भी यही मैं देख रही थी आपने कुछ जगहों के नाम आपने आइडेंटिफ़ाई किए हैं, जैसे श्रीनगर हो गया। श्रीनगर में देखिए श्रीनगर में आपने 54-55 नाले थे, आपने 10-12 रख दिए। श्रीनगर, चौरास, कीर्तिनगर वगैरह ये सब मिला के बड़े नाले थे। एक पोस्ट मैं और देख रही थी आपका, अभी मैंने कल आपने देखा होगा कि धारी देवी में बिल्कुल जो मंदिर के वहाँ तक पानी आ गया और जहाँ पे हम कहते हैं वो गोवा बीच, वो सड़क वहाँ पे पानी से ओवरफुल हो मतलब सड़क के ऊपर पानी आ चुका।
तो मैं आपका एक पोस्ट देख रही थी जिसमें आपने लिखा था कि जीवीके कंपनी का दुस्साहस देखिए कि बिना अनुमति के 63 से कुछ 90-95 मीटर तक उसको ले गए हैं। बढ़ा दिया उसने, बढ़ा दिया और तब बाद में पोस्ट फैक्टो अनुमति दी गई, तो देने वाले भी उतरे, उसने कहा मैंने तो बढ़ा पर दी। वो किस्सा क्या है थोड़ा-सा, और कितना हम आज उस चीज़ को इसका अभी मैं क्या असल में ये 2012-13 में ये बात बहुत प्रमुखता से उठी थी। हाँ, जब हाँ, नाथ वाली केदारनाथ अब आई थी और उसके उस बोला गया था उसमें, तो उसमें ये देखा गया था कि उसने परमिशन नहीं ले रखी, जितने की परमिशन थी उससे ज़्यादा उसने बढ़ा दिया। उसके बाद पॉलिटिकल मैनिपुलेशन से उसने उसमें स्वीकृति ली। कायदे अनुसार तो उस टाइम अब तुमने सारी चीज़ें परमिशन ले रखी है, तुमने एक्स हाइट की और बढ़ा दी तुमने वाई हाइट पे, तो तुम्हारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके लिए रिलेटेड था वो तो बेकार हो गया। तो आपने उसके लिए फिर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन किए होंगे। इस तरह से तभी रोड का डूबने का उसने कहीं न कहीं उसकी डिपेयर में थोड़ी था, नहीं तो रोड का अलाइनमेंट पहले ही चेंज होता। बिल्कुल। पर रोड तक पानी आना हुँ। अक्षम्य अपराध है, मैं कहता हूँ। इसमें तो फिक्स होना चाहिए जबकि हम देखते हैं सामने धारी गाँव है, उसके भी बिल्कुल मुझे लगता है वो भी कट रही है अरे शायद कब मिट्टी। कभी भी उसमें भी कुछ न कुछ दरारें आएँगी, ज़रूर आएँगी। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि रोड तक पानी आना, इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं बहुत घोर अवहेलना नियमों की हुई है। या स्टडीज़ सही से नहीं हुई हैं। स्टडीज़ नहीं, लेवल का तो ये तो बहुत अपने लिए तो वो इंजीनियरिंग प्रॉपर करते हैं। उसने बढ़ा दिया है हाइट। मैंने कल एक देखा, योगी जी का भी एक क्लिप चल रहा है इस बात पे। वो उस समय बोल रहे थे जब केंद्र में दूसरों की सरकार थी, यहाँ भी दूसरों की सरकार थी, उस समय वो होता था। लेकिन होता ऐसे ना आज तो कल में। नहीं, बात ये है कि लेकिन वो सब नियमों की अवहेलना हुई है। उन सारी बातों से 100% और परसों भी हुई है, कल भी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ, जब आपका इनफ्लो आपको पता था कि रिजर्वायर में पानी भरा, उस टाइम वो वही नहीं कि बढ़ता क्या पता नहीं, तो उसने गेट पहले नहीं खोले। हाँ, वो लास्ट मोमेंट में। 2 लास्ट मोमेंट 2013 में भी ऐसे ही किया था उसने। अच्छा। हाँ, गेट अगर पहले खोलते तो पहले से रिलीज़ होता रहता पानी, तो इतने नीचे श्रीनगर के इतने नीचे के क्षेत्रों में इतनी तबाही नहीं मचती। उसने लास्ट मोमेंट में एक साथ खोले, वो पानी नीचे। अगर पहले से खुले रहते तो पानी बैलेंस होकर निकलता रहता। मेरा ये आकलन है, मतलब हो सकता है मैं गलत भी हूँ। लेकिन गेट उसने टाइमली नहीं खोले हैं, तभी वो पानी वहाँ तक गया। तो सर रात में खोले। तो सर मेरा ये कहना है कि हमारी जो नीति नियंता है, ये तो हम लोग भी पढ़ते आए हैं और सबको मालूम भी है कि हमारा है जो वो नया हिमालयन जो है वो अभी डेवलपिंग माउंटेन रेंज है, पूरा डेवलप नहीं हुआ। दूसरा यहाँ का फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, बहुत ज़्यादा मतलब लैंडस्लाइड प्रोन हमारा जो है ये पूरा एरिया आता है। तो क्या हमारी नीति नियंताओं को ये सब नहीं पता? और पता है तो फिर वो किस तरह से काम कर रहे हैं? आप लोगों से कभी कोई ऐसी जानकारी ली जाती है? ये अब जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के जो अभी चल रहा है हमारे, हाँ, बिल्कुल। अब सरकार एक निर्णय लेती है हमने बड़े प्रोजेक्ट चलाने हैं। सरकार ने घोषित कर दिया कि हिमालय में रोड चौड़ी करनी है। कई बार बड़ी दयनीय स्थिति ये है कि जैसे गडकरी जी पिछले साल जब हिमाचल में तबाही हुई तो तब उन्होंने कहा कि इसको रिव्यू करूँगा मैं। तब उनको पता है, तब पता चला, तब दूसरे की बात सुनने के लिए तब हुए वो तैयार जब सारा चिड़िया चुग गई खेत कि भैया वास्तव में हिमालय फ्रेजाइल है। नहीं तो सुनते नहीं है, प्रोजेक्ट बनाए और ना ही उनको नीचे वाले बताते हैं। और अव्वल तो ऐसे लोगों को उस सिस्टम के नज़दीक नहीं आने दिया जाता है जो दूसरे क्वेश्चन उठाए। इस चारधाम के केस में तो सरकारों ने ऐसी मतलब स्थितियाँ करी हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने रवि चोपड़ा कमेटी बिठाई, फिर रवि चोपड़ा कमेटी ने पहले तो एक रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट पहले तो एक्सेप्ट हो गई, कोर्ट में चली गई, फिर उसके बाद उसी कमेटी में 2 फाड़ हो गए, फिर 2 रिपोर्टें अलग से गई, फिर माइनॉरिटी की जो रिपोर्ट थी कि इस कोर्ट ने बोला कि लॉजिकल तो ये लग रही ज़्यादा, फिर कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, फिर बाद में फिर गवर्नमेंट ने उसमें डिफेंस डाल दिया कि हमको डिफेंस के लिए रूट चाहिए ही चाहिए। डिफेंस के चक्कर में फिर वो रोड बन रही। दूसरी वाली मेजॉरिटी वाली रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई। आज स्थिति है, हम ये कह रहे हैं कि जो उस कमेटी में जिन्होंने ये अंदेशा जताते हुए इसमें डिफर किया था, वो आज वोकल हैं, हर जगह मंचों पे बोल रहे हैं कि भाई हमने तो बोल दिया था ये रोड में। जिन्होंने रोड के समर्थन में डीपीआर जमा कर रखी है, वो भी तो मंचों पे आए कि हमने इसलिए बोला था। हाँ, वो भी अपना अपना लॉजिक रखें, अपना अकाउंटेबिलिटी तो उनकी भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। है ना? बिल्कुल। ये सारी चीज़ें। जैसे हम लोग भी जानते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है तो उससे पहले एक ईआईए होता है। तो क्या इन इन रोड्स पे ईआईए होता है और कितने तरीके से उन रिकमेंडेशंस जो आती हैं रिपोर्ट की, उनको रखा जाता है और कितना उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट
हर इन प्रोजेक्ट की बड़े प्रोजेक्ट का एक एसेंशियल कंपोनेंट। लेकिन रोड के केस में ये प्रोविज़न था कि 100 किलोमीटर से नीचे वाला प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट नहीं माना जाएगा। अच्छा, अब ये जो चारधाम हाइड्रो पावर जो चारधाम वाइडनिंग ये तो 1000 से ऊपर का है। 1000 के करीब, 900 के करीब, 900 किलोमीटर, लगभग 889 1000 किलोमीटर। के करीब का है। हाँ, तो इसमें कायदे अनुसार इसमें तो डीपीआर बननी चाहिए, इसमें ईआईए होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को 54 पार्ट में तोड़ा गया। ईआईए से बचने के लिए। एआई से बचने के लिए, एआई से बचने के लिए। और तब ये हाल है। आज उत्तराखंड में तो सड़कों ने तबाही अच्छा तब आप देखो, राज्य बनने के बाद सड़कों की संख्या और में असाथित वृद्धि हुई, बिल्कुल हुई। बहुत तेजी से, और आपदाओं में वृद्धि हुई। लेकिन हिमाचल में की सड़कें सर वही वृद्धि हो रही है जो बनी हुई ऑलरेडी ज़्यादातर हमने देखा है। अदरवाइज़ अब गाँव-गाँव में मैंने देखा है कि उस लेवल पे तो उतना नहीं होया। बोले 2000 में केवल 8000 किलोमीटर सड़क थी उत्तराखंड में। सारे में। आज 50,000 किलोमीटर पहुँच गया है मामला। इस 42-43,000 किलोमीटर पिछले 24-25 साल में तुमने सड़क बना दी। उत्तराखंड में जो सड़क बनाते हैं, आपने तो जब रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट आया है, चारधाम प्रोजेक्ट आया है, आपने डंपिंग ज़ोन का नाम तो तब सुना होगा हाँ, उससे कि मलबा उससे पहले तो सीधे नदी में। पाखर में डाल दिया। हाँ, बिल्कुल। अब साथ अभी में हमारे इसीलिए जैसे सड़कों में तेजी आई, जैसे राज्य बना और उसके बाद लगातार फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़, नदी नालों में, आड़ में भयंकर वृद्धि हो गई। दूसरी बात, इतनी भयंकर चीजें आप यहाँ सुनते थे, हिमाचल में तो नहीं सुनते थे। 3-4 साल ही से क्यों सुन रहे हो आप? वहाँ वहाँ भी ये रोड वाइडनिंग वाला है और उत्तराखंड में तो 3-4 प्रोजेक्ट्स में एक साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में तेजी आई, रोड बनने में तेजी आई, चारधाम प्रोजेक्ट आया, ये आया वो। लेकिन हिमाचल में इस बीच जो तेजी आई वो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट आया। और रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट ने, अकेले रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट ने पूरे उत्तर हिमाचल को लहू-लुहान कर दिया। असामान्य बारिश भी आई, लेकिन आप देखो रोड के नदी के ग्रेवल में आपने पूरे नदी के फ्लड प्लेन में आपने इतनी बड़ी रोड बना रखी है। उसके किनारे होटल बन गए बड़े-बड़े, बिल्कुल सारे। ये जब रोड आती है ना, रोड से जो तबाही हो तो हो, रोड के बाद जो सामाजिक तबाही आती है, वो भी है। जो इकोनॉमिक तबाही आती है कि सारे के सारे रोड के किनारे बन जाते हैं बिज़नेस सेंटर्स, बिज़नेस होटल्स बन जाते हैं, क्या कहते हैं, दुकानें बन जाती हैं, लोग सब के सब रोड के नज़दीक आ जाते हैं। वो उसके बाद वो तबाही कई गुना बढ़ जाती है। तो हिमाचल में तो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, मैंने लिखा कि उत्तराखंड में तो तबाही के बढ़ने के पिछले 25 साल में कई कारण हैं, 3-4 कारण हैं। लेकिन हिमाचल में सबसे बड़ा कारण रोड है। तो अभी मैं एक पढ़ भी रही थी कि हमारे उत्तराखंड में अगर हम 2012 से और 2025 तक की बात करें तो 2900% की वृद्धि हुई है इनमें लैंडस्लाइड्स में। तो ये जो वृद्धि हुई है क्या ये सिर्फ नेचुरल ही है? हम इसे नेचुरल नहीं है, ये सड़कों से है। सड़कों से सड़कों के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से है, सीधे-सीधे। और वो भी है, इसमें डिफ़ॉरेस्टेशन भी एक कारण है। लेकिन हाँ, ये भी है कि बारिशों की संख्या में वृद्धि हो गई है। आपने पूरा पहाड़ जर्जर कर रखा है, उसका रिपोज एंगल आपने स्लोप का तोड़ काट रखा है, आपने डंप कर रखा है मलबा सड़कों का ढालों पे। तो ये सारी चीज़ें मिलके इसका डेडली कॉम्बिनेशन बना देती हैं, और ये इसलिए आपकी ये नियति बन चुकी है कि हर साल 100, 200, 300 लोग मरेंगे। इस तरह की आपदाओं को हम अब सामना करते ही रहेंगे। इस साल असामान्य रूप से बारिश भी हुई है। ये करीब 115% ज़्यादा बारिश हुई है, और अगस्त में तो 39%, 140% ज़्यादा बारिश हुई है। सर जैसे हमारी आप आमतौर पे बातें भी होती हैं तो जनरली लोगों के सभी लोग कुछ फ़ेवर में भी हैं इन चीज़ों के। तो कुछ लोगों का ये कहना लोग होता है ज़्यादातर फेवर तो आप अगर बात करें उनसे तो उनका कहना होता है क्या विकास ना करें? क्या सड़कें नहीं ऐसा है कि क्या इस तरह का नहीं है? आजकल ही तुम माँद से निकलने का मौका है। आजकल हम अपनी बात तभी हम जगह-जगह रख रहे हैं, आजकल लोग सुन भी रहे हैं। असंवेदनशीलता हर स्तर पे है। सरकारें तभी जीतेंगी जब जनता जीतेगी। जनता असंवेदनशील हो गई है, वो सोच रहे हैं कि इस समय हमारी कमाई हो रही है, तो वो विकास विरोधी, अरे! कई विरोधी बोल देते हैं वो तो राष्ट्रद्रोही तक बोलते हैं। ऐसा भी है कि ये तो विकास के विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। क्योंकि जनरली अगर आप बात करें तो उनका कहना होता है क्या पहले नहीं आया? श्रीनगर तो पहले भी डूबा था, पहले भी बाढ़ आई थी। तो मेरा ये कहना है सर क्या फ़र्क है तब में और अब में जो ये अब तब तब के दशकों में एक बार आता था। दशकों की घटनाएँ हैं। 2000 से पहले के आप दशक में 2-3 घटनाएँ देखोगे ज़्यादा। अब हर साल 10-10 घटनाएँ देख रहे हैं आप। ये फ़र्क है।
तो सर अगर मैं आपसे एक आम जनमानस, क्योंकि आप साइंटिफिक माइंडसेट के हैं और एक आप आम इंसान भी हैं, अगर मैं कहूँ कि ऑल वेदर रोड या जो हमारा रेल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनसे जो टनल्स बन रही हैं, क्या इनका सीधा-सीधा इम्पैक्ट है इन चीज़ों पे और कैसे है? क्योंकि इसमें तो कोई भी नहीं बोल सकता कि इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट है। अब ये है कि इसको आकलन करने की ज़रूरत है कि किसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। इर्रिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, जिस डैमेज को हम वापस नहीं कर सकते। मिनिमाइज़ यही कर सकते हैं कि अब यार कम से कम इस तरह की बस्तियों को बढ़ने से रोका जाए। ऐसे वल्नरेबल जगहों पे रोका जाए। जो डंप तुमने जगह-जगह मलबों के कर रखे हैं, उनको समुचित प्रबंधन किया जाए ताकि वो नीचे बारिश की दशा में नीचे की तरफ ना आए। उन क्षेत्रों में जो नदी क नालों के किनारे हैं, उन क्षेत्रों से बस्तियों बसाने को हतोत्साहित किया जाए, बल्कि कठोर नियम बनाए जाएँ। पहाड़ के हर कस्बे, हर क्षेत्र की, हर घाटी की, बजाय इसके कि एक-एक कस्बे के पूरी अलग-अलग घाटी की कैरिंग कैपेसिटी तय हो। उसके लिए कैरिंग कैपेसिटी तो हम बात ही नहीं करते हैं सर, उस पे हाँ, बात ही नहीं होती। बात ही नहीं हो। आप किसी भी भा ब ग घाटी में कितने लोग घुसा सकते हैं, कितनी गाड़ियाँ घुसा सकते हैं, कितनी बस्तियाँ एक जगह पे ब बसा सकते हैं, कितने मंजिले मकान आप बना सकते हैं, कितने लोगों के लिए रिसोर्सेज़ आप वहाँ तो वो कर सकते हैं। ये एक साइंटिफिक रिगरस स्टडी होनी चाहिए और उसके बाद एक ये ऐसे एक्सरसाइज के बाद एक रिकमेंडेशन होनी चाहिए जिसको गवर्नमेंट करवाए और गवर्नमेंट उसके बाद उस पे रिस्ट्रिक्ट रहे। नहीं तो पहाड़ को कमाई का ज़रिया बना दिया गया है। पहाड़ रहने का ज़रिया तो हो सकता है। पहाड़ अच्छी ला ज़िंदगी जीने का ज़रिया हो सकता है। पहाड़ में लोग ज्ञान प्राप्त के लिए आते थे, धन प्राप्त के लिए नहीं। अब धन प्राप्त प्राथमिकता हो गई है, करोड़पति अरब बनने की ललक, अरबपति बनने का सस्ता शॉर्टकट ज़रिया हो गया हिमालय, ये स्थिति हो। तो सर जैसे आप ये कह रहे हैं कि एक रिकमेंडेशन इस तरह से आए, तो सर वो रिकमेंडेशंस आ तो जाएँ, पर मेरे को लगता है उनको फॉलो भी उतने प्रॉपर्ली होने नहीं, रिकमेंडेशन पहले तो रिकमेंडेशन के लिए आपको स्टडी करानी पड़ेगी। नहीं। पहले तो उसमें बहुत जंबो प्रोग्राम है, काम है, उसके लिए तो बहुत पैसे का प्रोविज़न करना जैसे आपने अभी एक बात कही कि कितने मंजिल तक, तो हमारी अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जैसे हमारे यहाँ अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, हर तरह से। 2 मंजिल से ऊपर नहीं था पहले रिकमेंडेशन। लेकिन आपने देखा होगा जोशीमठ तक आप देख रहे 5-5 हैं 5-5 6-6 मंजिल, और अभी जो जोशीमठ का अभी पीछे जो हमने सुना था कि वहाँ पे भी दरारें आ रही हैं, ये सब आ रहे हैं। तो कब तक है जोशीमठ का भी, अगर मैं आपसे पूछूँ एक छोटा जोशीमठ में मैंने तो एक बड़ा वैसे लोगों ने बोला तूने बहुत मैंने कहा रोज़ जोशीमठ अब रुकने से रहा। ये समय की बात है कि कितने सब 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक में इसने मेजर पोर्शन जो खिसक रहा है, उसने खिसकना ही खिसकना है। कोई भी कवायद उसको रोक नहीं सकती। कोई भी कवायद नहीं रोक सकती। आज धीरे खिसक रहा है, कल तेज़ आएगा, फिर परसों कोई ट्रिगरिंग होगा। भूकंप अगर किसी दिन बड़ा झटका आ गया, ज़्यादा भी नहीं 4-5 के स्केल का आ गया, तो आप देखिए वहाँ की लोगों की स्थिति क्या होगी। और यहाँ पे हल्के-फुल्के तो आ ही रहे हैं। आ ही रहे हैं। तो हमने देखा ही था, इतना बड़ा जो आया था 91 और 99 91 में और 99 में 2 तो हम, तो मैं वही कह रही थी कि इस तरह से अगर हम देखें, एक चीज़ और सर मेरी मुझे लगता है आजकल हमारा उत्तराखंड का जो समाज है वो पढ़ा-लिखा है। ऑलमोस्ट बेसिक नॉलेज तो सबको है और अच्छा शिक्षा दर भी हमारे यहाँ का है। अगर हम सरकार को एक तरफ भी रख दें, मान लीजिए, तो क्या जनता की भी तो कुछ अपनी वही मैं मेरा ये मानना है कि सरकार को संवेदनशील उसको संवेदन जनता को सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। सरकारें तो पैसों कमा नहीं तो भाई नेताजी जो हैं, उनका पैसा भी लग रखा है, चुनाव में भी लग रखा है, वो तब तक इन चीज़ों पर हाथ नहीं डालेंगे जब तक जिन चीज़ों से कि उनका कोई सीधा स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है। आप जब तक जनता को सेंसिटाइज़ नहीं करोगे, जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जनता आगे बढ़कर बोलेगी नहीं, विकास तो चाहिए, हम आदम स्थिति में नहीं रह सकते, पर इसको विकास नहीं कहेंगे। विकास के लिए हमारा ज़िंदा रहना ज़रूरी है, नहीं तो विकास किसके लिए? ये जब तक नहीं होगा, कब तक ऐसे ही होता रहेगा। मैं यही कह रही थी कि आपके अकॉर्डिंग जो जनता है वो कैसे ज़िम्मेदार बने सर? कैसे वो नहीं, इसके लिए आपको सेंसिटाइज़ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इसके लिए अवेयरनेस चलाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से तो होगा नहीं, लेकिन इस तरह की यूथ को आगे आना पड़ेगा। ऐसी संस्थाएँ डेवलप हो स्वयं से बिल्कुल। कि जो करें कुछ कर रहे हैं। कल मैं एक बड़े ग्रुप के साथ, बच्चों के ग्रुप के साथ मेरा डिस्कशन है 11 बजे से। तो हम भी कोशिश करते रहते हैं अपने स्तर पे कि लोगों को सेंसिटाइज़। लोग कहते हैं तुम बहुत ब्लंट बोलते हो। मैं बोलता हूँ कि अभी भी अगर ब्लंट नहीं बोले, तो तो प्रकृति तो बेरहम है। जब करती है तो उस वो तो ब्लंटली कर रही है, तो ब्लंटली दिखा रही है। तो उसके ब्लंट से बचने के लिए हमारे ब्लंट कुशल है वो।
हर उस पे सहलो, अमल करो, ये सब चीज़ें हैं। तो सर जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने देखा था आपका तोता घाटी पे भी काफ़ी अच्छा आपने एक रिसर्च पेपर उसमें दिया है, आपकी स्टडी बहुत ज़बरदस्त है और भी मैंने लोगों का सुना कि वहाँ पर भी। तो जब पुराने टाइम में हमने एक तोता घाटी की जो कहानी सुनी थी कि जब वो बनाया गया था तो बड़ा इनाम मिला था उस व्यक्ति को। तो तो वहाँ पे इस तरह से बनाने के लिए, तो क्यों आज हम अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेजेज़ हैं, हमारे जो पुराने लोग थे मुझे लगता है वो ज़्यादा अवेयर थे हमसे, क्योंकि उन्होंने कुछ डिसाइड वो वही तो इसलिए इन्होंने तो अंधाधुंध ब्लास्टिंग कर अब हम ट्रेडिशनल वाले पे क्यों नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं जा रहे ना और लगता है। और जो हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं हम उनको भी नहीं सुन रहे। यही तो बात है। तो ऐसा क्यों है सर? जहाँ जहाँ कर रहे हैं। जहाँ पैसा आ जाता है ना, वहाँ फिर ये देखा जाता है कि पैसा लगना है तो कम कहाँ लगे और पैसा आना है तो ज़्यादा कहाँ से आए। ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं, ये सारी चीज़ों को तब फिर न ज्ञान है, न बोध है, न दिव्य ज्ञान है, न कुछ है, तब खाली पैसा है। सर एक थोड़ा-सा पर्सनल है मेरा, लेकिन मैं एक जानना चाहती हूँ जैसे हमारे यहाँ कोटद्वार को आप बड़े अच्छे से परिचित होंगे। हमारे यहाँ एक पैच है 10 किलोमीटर का जो कि लालढान से चिल्लर खाल के बीच पड़ता है। वहाँ पर रोड नहीं बन पा रही है पिछले कितने सालों से, 20 साल तो मतलब 23 साल तो मुझे हो गया कोटद्वार में शादी के बाद से। राजा जी का जो नहीं उसमें आता है कि एनजीटी पे इश्यू आ जाता है, एनजीटी आ जाती है। मतलब राजा जी नेशनल पार्क नेशनल पार्क है, तो एनजीटी लिहाज़ा उसमें परमिशन नहीं दी है। कितनी इम्प्रैक्टिकल बात है। तो सर मेरा आप पहुँच गए शायद वहाँ, जहाँ मैं पहुँचाना चाह रही थी। तो क्यों है सर इस तरह के? जबकि वहाँ इतने ज़्यादा गाँव रह रहे हैं, हाँ, वहाँ तो एनजीटी आ गया। सर गाँव नहीं उत्तराखंड के लिए लाइफ़लाइन है वो, लाइफलाइन है वो रोड। क्योंकि अदरवाइज़ हम यूपी से होकर आ रहे हैं। उसको उसको नहीं करेंगे उसके लिए सर। और भागीरथी जो इको सिस्टम जोन है वहाँ 10,000 6,000 पेड़ काटने की परमिशन दे दी गई है। सर थोड़ा ऊपर गुमखाल में भी 4 लेन बनने के लिए बहुत पेड़ कटे हैं। वहाँ तो देवदार है। वहाँ देवदार है, बिल्कुल सही। सैकड़ों 100 साल से नीचे का कोई पेड़ ही नहीं है भाई। बहुत स्लो ग्रोथ होती है ऊंचाई में पेड़ों की। बिल्कुल, और एक पेड़, आप तो एनवायरमेंट साइंस की, बिल्कुल सर। कितना कार्बन फिक्स करता है एक पेड़। लोगों को पता नहीं है कि एक पेड़ की कीमत क्या है। और वो भी जो देवदार। पेड़ किसी काम का नहीं है, उस पेड़ वो पेड़ कितना कार्बन फिक्स कर रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने में समा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। ये तो और वहाँ तो तुमने ऐसा कर दिया। लालडांग पुरानी रोड है वो। आप में सर वो बहुत बुरा। बिल्कुल रोड है, उसमें बहुत ज़्यादा पेड़ भी नहीं कटने हैं, लेकिन उसको पक्का इसलिए नहीं किया जा रहा है कि पता नहीं क्या मतलब, मेरे से इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। सर मैं विरोधाभासी। वही मैं जानना चाह रही थी कि एक तरफ तो ऑल वेदर रोड बन रही हैं, आपकी 4 लेन जा रही हैं, वो चाहे हाँ। भागीरथी वाला अब एरिया है। चारधाम प्रोजेक्ट आता या अभी सर रोड राइटिंग प्रोजेक्ट आता अभी और वो वहाँ से आता, तो तब तो सारा कत्लेआम होता, तब सारा कत्लेआम होता। तो सर इसमें मतलब क्या राजनीतिक क्या है? ये कई चीज़ें हैं इसमें, या कुछ इच्छा शक्ति है, इम्प्रैक्टिकैलिटी है। सर ये भी तो अभी जो ये ज़ोन से ये गया आगे डाटकाली से आगे एक्सप्रेसवे बना है, अरे ये भी तो बना है। वो भी तो गंगोत्री वो है नेशनल पार्क वगैरह, वो भी वहाँ पर भी है। वहाँ भी है, कुछ इको सिस्टम जोन है। तो हमारा 10 किलोमीटर का जो लालढांग चिल्लर खाल है, सर उसमें एनजीटी आ जाता है। तभी तो यहाँ देख लो तुम, इसमें ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में, आप नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व चमोली से 8 किलोमीटर आगे से शुरू हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो सारा का सारा इलाका जहाँ इतने भयंकर रोडों की तबाही की गई है, जो बद्रीनाथ तक और उधर से मलारी की तरफ को जो चौड़ी रोड की जा रही, वो भी तो बायोस्फीयर रिजर्व में की गई। वो भी तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में की गई है। बिल्कुल। तो वहाँ लोगों के लिए, लोग इतने गाँव भी हैं वहाँ और लाइफलाइन भी है उत्तराखंड की, तो उसमें नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र बात है। तो सर काफ़ी समय अभी मैंने आपका ले लिया। ऑलमोस्ट हम बहुत सारी चीज़ें कवर भी कर गए। भले ही हम छुए हैं लेकिन आपके ज्ञान के हिसाब से चलेंगे तो शायद बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, ना सुनने के लिए भी सर अगर हम समराइज़ करें इस चीज़ों को तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमालय बहुत संवेदनशील जगह है। सरकारों को जिस तरह से अन्य जगहों के लिए निर्णय लेते हैं, उस तरह से नहीं लेना चाहिए। यहाँ की संवेदनशीलता को एक्नॉलेज करना चाहिए। यहाँ के शिव के पूरा हिमालय शिव का प्रदेश है। शिव शांति चाहता है। तुमने यहाँ तो लंदन, पेरिस और दिल्ली और बॉम्बे बनाने पे तुले हुए हो। ये सारी सारी चीज़ें इस भावना, इस मनसा के कारण जिम्मेदार है। पहाड़ को कमाई का साधन मत बनाइए। यहाँ की सेंसिटिविटी को, यहाँ के फ्रेजिलिटी को एक्नॉलेज कीजिए। यहाँ
धारिता फिक्स कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ग्लेशियर्स तक गाड़ियाँ पहुँचा रहे हो, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को रोकिए, अभी भी रोकिए। नहीं तो ऑलरेडी बहुत इर्रिवर्सिबल डैमेज हो चुका है। भविष्य में हिमालय, कहते हैं ना, देवभूमि है, बिल्कुल। बाद में पता चला देवता ही देवता रह गए हैं। देवभूमि है, मानव कहाँ से रहेंगे फिर? ये है। तो थोड़ा-सा एक चीज़ जर्नलाइज़ तरीके से अगर हम ये बताएँ कि एक आम इंसान की, हम सरकारों की बात ना करें, हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए? हमारी ज़िम्मेदारियाँ यही होनी चाहिए कि कहीं पे भी इस तरह का अगर कोई वायलेशन हो रहा है, इसके लिए बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। गधेरे में अगर कोई मकान बना रहा है, तो उसकी कंप्लेंट कीजिए, खुद भी ना बनाइए। आप दूसरी बात ये कर रहे हैं कि सरकारें भी अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर वो करती हैं, तो उसमें मास मोबिलाइज़ेशन की ज़रूरत है। अपने जगह-जगह संगठन बनाइए, जो अवेयर लोग हैं, वो जो अवेयर नहीं है उनको सेंसिटाइज़ करें, संगठन बनाएँ। हिमालय को बचाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर बेड़ा उठाने की ज़रूरत है। हर लेवल पे किसी सबको एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो देखिए हर जगह, हर तरफ लहूलुहान हो रखा। विकास को फिर कैसे इसके साथ विकास के लिए तो रास्ते हैं। ऐसा भी थोड़ी है कि बिल्कुल ब्लैंकेट बैन कर दो। बिल्कुल, धारिता निर्धारित करो। न नॉर्म्स तक नंबर निर्धारित करो। मतलब वो प्रोजेक्ट्स की संख्या और प्रोजेक्ट्स का निर्माण के जो नॉर्म्स हैं उनको पालन करो। उनके पालन करो और नदी के रास्ते में मत आओ। नदी को रास्ता दो। बिल्कुल। नदी का अपना रास्ता है, उसको उस रास्ते को रहने दो। वो चाहे उसे छोड़ चुकी है, फिर आप हाँ, नहीं, वो आज छोड़ी या कल नहीं छोड़ी। वो ठीक ही है, आजकल एक मीम चल रहा है कि नदी जब अपनी ज़मीन देती है तो पटवारी कानून को नहीं बुलाती। बिल्कुल है। खुद ही कर लेती है। जनरली सर हमारी एक दिन एक बात हो रही थी, एक चीज़ मुझे अभी ध्यान आई है, तो जनरली लोग बैठे हुए थे, तो उनका ही कहना था कि भाई देखो, अब अगर टिहरी डैम किसी दिन कुछ ऐसा हो जाए या जो हमारे ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो परियोजनाएँ हैं, कितनी सुरक्षित हैं सर ये इस इकोसिस्टम में? नहीं, टिहरी डैम तो भूकंप की दृष्टि से अगर हम देखें हाँ, मतलब उनका तो टिहरी डैम अपने आप में टिहरी डैम को बहुत ज़्यादा 9-10 स्केल तक कुछ नहीं होने वाला। 9 तक कुछ नहीं होने वाला कम से कम। लेकिन उसके अब वो तो डैम के एक्सेस को डैम को नहीं होगा ना। अगर डैम में बड़े-बड़े पहाड़ टूट के गिर गए और उसकी वजह से पानी अगर आज कल ही भूकंप आ गया, पानी लबालब पड़ा और उसको ब्रीच कर गए तो पानी उछल कर आ गया, बिल्कुल, तो ब्रीचिंग से भी बहुत बड़े नुकसान होते हैं। जो भी पहाड़ों में जो होते ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड या लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड जब बोलते हैं हम, हुँ, तो उसमें पानी ब्रीच ही तो होता है। बिल्कुल। लेक बनी और उसके ऊपर पानी उसके ऊपर फिर पहाड़ गिर के आया, उसने ब्रीच किया और डाउन स्ट्रीम में उसने तबाही मचा दी। तो ऐसा नहीं है कि महफूज सारी चीज़ें हैं, महफूज सब कोई भी चीज़ नहीं है। हमें रे दायरे में ही रहना पड़ेगा, कायदों से ही चलना पड़ेगा। तो बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत कीमती विचार और बहुत सारी हमारे साथ जानकारी साझा की, तो हमसे जुड़ने का बहुत धन्यवाद। तो आप थे एसपी सती जी, सीनियर जियोलॉजिस्ट हैं और आपको उनकी बातें सुनकर भी लग गया होगा कि वो किसी परिचय के तो मोहताज नहीं हैं, बहुत ज्ञान है और इस तरह का कभी समय मिलेगा तो हम आगे से पार्ट 2 के साथ उनके साथ कभी बैठेंगे और फिलहाल के लिए इस तरह की पर्सनैलिटीज़ आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगी। अगले पॉडकास्ट तक के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।